नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार जो हमने पिछले सत्र में पढ़ा था, उस पर आधारित पिछली परीक्षाओं में, अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर और बहुत अच्छे तरीके से आप मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें समझेंगे और इससे वर्ण विचार विषय पर आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न डीएलबी 2016, जेलर 2016, थर्ड ग्रेड 2011, बैंक एग्जाम 2009 यानी बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। इनकी संख्या देख करके कितनी बार कितनी अलग-अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, आप इस प्रश्न के महत्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है और ऑप्शंस दिए गए हैं 10, 11, 13 और 12। तो हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है क्योंकि 11 स्वर माने गए हैं वर्णमाला में। तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें नासिक्य व्यंजन कौन सा है? जेलर 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। म, प, य और ई। आपको अच्छी तरह से याद है दोस्तों, जब हमने वर्णमाला पर विस्तार से चर्चा की थी तो प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर नासिक्य कहलाता है और यहाँ पंचम अक्षर केवल है म। प, फ, ब, भ, म। तो यानी कि नासिक्य व्यंजन है ए यानी म। तो उत्तर हुआ ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने हैं? इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं और ये भी जेलर की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न। 3, 5, 4 और 6 और संयुक्त स्वर की बात अगर हम करें तो वो है 4। तो सी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब तो दोस्तों 4 हैं संयुक्त स्वर और हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ए, आई, ओ और औ। ये 4 संयुक्त स्वर माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में, तो आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। आगे चलते हैं। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? जेलर 2016, पटवारी परीक्षा 2011, पीएसआई 2011, हरियाणा स्कूल पात्रता 2009, आरआरबी परीक्षा 1997 में ये प्रश्न बार-बार पूछा गया है। मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं और विकल्प दिए गए हैं प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हमने पिछले सत्र में एक सूत्र आपको बताया था और वो सूत्र था ऋतु रस मूर्धा, यानी री स्वर ट ठ ड ढ ण ये वर्ग र श ये सब मूर्धा से बोले जाने वाले हैं। तो ये जितने भी संक्षिप्त सूत्र आपको बताए गए थे उन्हें आप कंठस्थ कर लेंगे और अब देखना हमें यह है कि इस सूत्र के अनुसार कौन सा विकल्प सही है। तो देखिए ट वर्ग यहां पर आ रहा है और ट ठ ड ढ ण यहां पर विकल्प सी है, तो उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है? उत्क्षिप्त व्यंजनों को बिल्कुल किसी भी स्थिति में भूलना नहीं है दोस्तों। वर्णमाला में हमने इसकी चर्चा की थी, हमने बताया था कि 33 प्लस 2 माने गए हैं व्यंजन, व्यंजनों की संख्या और उसमें से जो 2 हैं वो उत्क्षिप्त माने गए हैं और उत्क्षिप्त मैंने आपको बताए थे ड़ और ढ़। अब यहां ड़ और ढ में से आ रहा है बी विकल्प में ड़, तो यानी उत्तर हुआ इस प्रश्न का बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि मूलतः संस्कृत के अनुसार अगर हम देखें तो स्पर्श व्यंजन माने गए हैं 25। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन अगर यहां विकल्प में 16 भी होता तो हिंदी के अनुसार 16 माने गए हैं, क्योंकि च वर्ग को स्पर्श व्यंजनों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है हिंदी में। लेकिन यहां 16 विकल्प नहीं है, इसलिए यहां ए विकल्प ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क से लेकर म तक, क से म व्यंजन तक स्पर्श व्यंजन माने गए हैं संस्कृत में। 5 वर्ग हैं संस्कृत में हमारी वर्णमाला के अनुसार और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण है,
तो पचम 25 हो गया। तो ऐसी स्थिति में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या है वो संस्कृत के अनुसार 25 है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यदि विकल्प में 16 है तो 16 को ही सही माना जाएगा और 16 नहीं है तो 25 आप सही मानेंगे। आगे चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? और ये प्रश्न पूछा गया जेलर परीक्षा 2016 में। ऑप्शंस दिए गए हैं ए ढ, बी ठ, सी ट और डी फ। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको उस सूत्र को याद रखना पड़ेगा जो वर्गों के क्रम को कंठस्थ करने के लिए मैंने आपको बताया था, और वो सूत्र था क च ट त प। और ये 5 वर्ग हैं व्यंजनों के। आपको ध्यान रखना है क का अर्थ है क वर्ग, च है च वर्ग, ट है ट वर्ग, त है त वर्ग और प है प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और आपको ये याद रखना है कि प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण हैं? व्यंजन। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। तो ऐसी स्थिति में क वर्ग के 5 व्यंजन, च वर्ग के 5 व्यंजन, 10 व्यंजन हो गए। तो 11वां व्यंजन हुआ ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी ट 11वां व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला का सही उत्तर हुआ, आंसर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? बहुत सरल प्रश्न है, हम चर्चा कर चुके हैं। जेलर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया, ई उ री और आ। तो ये तीनों स्वर कैसे स्वर माने गए हैं? ह्रस्व। केवल आ स्वर जो है वो है दीर्घ। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है? तालु का सूत्र क्या था? इचु यश तालु। तो अब ई आ रहा है, ई च छ ज झ य और श, ये तालु से बोले जाते हैं। अब इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है? तो देखिए ये तो ट वर्ग का हो गया, ये क वर्ग हो गया, ये व हो गया। व इसमें शामिल नहीं है, यानी कि च छ ज झ य, यानी च वर्ण तालव्य वर्ण है। तो आंसर हुआ बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? यह भी जेलर की परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पहला, री का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ऋतु रस मूर्धा, हम पढ़ चुके हैं, तो यह बिल्कुल सही है। या और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, यह भी सही है क्योंकि अंतस्थ स्वर है य र ल व, और इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ग की वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, ये कथन भी बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये कथन गलत है, क्योंकि हमेशा स्वरों के उच्चारण से व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय नहीं लगता है। तो इस बात को एक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। कभी कम समय भी लगता है, तो कभी दुगना भी लगता है, तो कभी बराबर भी लगता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। तो डी विकल्प यहां इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? देखिए, छोटी इकाई अगर लिखित शब्द नहीं है तो छोटी इकाई हो गई ध्वनि, और लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। और लिखित सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। इस तीनों बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे तो आंसर हुआ इसका सी, यानी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है वर्ण। आगे चलें। तालव्य व्यंजन है। देखिए, तालव्य व्यंजन पर फिर से प्रश्न पूछा गया है। ग्रेड सेकंड 2013 आरटेट लेवल 1 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है ट ठ ड ढ, च छ ज झ, त थ द ध और प फ ब भ, और इचु यश तालु सूत्र है, उसके अनुसार च वर्ग के वर्ण, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बी टेट फर्स्ट लेवल 2012, आर टेट सेकेंड लेवल 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? इस बात को, इसकी बारीकी को दोस्तों हम समझेंगे। पहले विकल्पों पर नजर डालते हैं। ए विकल्प, स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां स्वर अनुस्वार कहलाती हैं। बी, स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियां
स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो दोस्तों सबसे सही जो अनुस्वार की परिभाषा है वो है ए, क्योंकि स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक की ध्वनियां हैं वही क्या कहलाती है? अनुस्वार कहलाती है। कोई भी अनुस्वार का शब्द हम ले लें, उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं अंक, तो अ यानी स्वर, उसके बाद हम उच्चारण कर रहे हैं अनुस्वार का, यानी स्वर के बाद। इसी तरह से हम मान लीजिए ये तो अ स्वर से ही शुरू हो रहा है, शब्द ले लेते हैं पंकज। अब प के ऊपर अनुस्वार है और प में कौन सा स्वर मिला हुआ है? प में स्वर मिला हुआ है अ, क्योंकि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो प में अ स्वर मिल रहा है, क्योंकि हम जब प बोलते हैं दोस्तों तो अंतिम ध्वनि कौन सी होती है? अ होती है। तो यानी प के बाद में अ स्वर आ रहा है और उस अ स्वर के बाद आ रहा है अनुस्वार पंग, तो हम अ के बाद उसका उच्चारण कर रहे हैं। यही कारण है कि ये परिभाषा अनुस्वार की बिल्कुल सही है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि जितना अधिक इन बारीकियों को आप अभ्यास करेंगे, आप वर्ण विच्छेद, कोई भी शब्द लीजिए और उसका वर्ण विच्छेद करने का अभ्यास कीजिए। पिछले सत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे पहले अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद करेंगे और उसके बाद कोई भी शब्द लेंगे और उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, क्योंकि वर्ण विच्छेद पर आधारित प्रश्न भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बारीकियों का अभ्यास भी हो जाएगा और वर्ण विच्छेद का अभ्यास भी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर आते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? आरटेट लेवल 2 2011, ग्रेड थर्ड लेवल 2 2011, ग्रेड थर्ड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, यानी 2011 की दोनों परीक्षाओं में यह प्रश्न आया और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो ध्यान देंगे ओष्ठ्य नहीं है पूछा गया है। उ, व, उ और प। तो देखिए व जो वर्ण है, ये बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि व जो वर्ण है वो है दंतोष्ठ्य और शेष सभी वर्ण उ और प ये सभी ओष्ठ्य वर्ण माने जाते हैं। तो उत्तर हुआ बी। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? आरटेट लेवल सेकंड 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। क, ख, ग, दूसरा विकल्प है च, छ, य, त, थ, न और ट, ठ, ड, ट, ठ और न। तो अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं। अल्प प्राण ध्वनियां होती हैं दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। अब हमको इस सूत्र के आधार पर 135 याद कर लीजिए, 135 अल्प प्राण, तो 135 अल्प प्राण के आधार पर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ कौन सा समूह अल्प प्राण ध्वनियों का है ये हमें बताना है। तो क अल्प प्राण हो गया क्योंकि पहला भी है इसमें, ख दूसरा भी आ गया यानी ये विकल्प तो गलत हो गया, और ग तीसरा भी आ गया, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों वर्ण आ रहे हैं, यानी इसमें एक वर्ण महाप्राण भी है। अब दूसरे पर आते हैं, च पहला वर्ण, छ ज तीसरा वर्ण और य पांचवा, यानी यही विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और आगे के हम विकल्पों को भी चेक कर लेते हैं। सी विकल्प में त, थ दूसरा और न पांचवा, और ट, ठ और न ये भी पांचवा। तो इस दृष्टि से देखें तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। ज्ञ किसके योग से बना है? पीएसआई 2002, पटवारी 2011, ग्रेड थर्ड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ज और ग, ज और अ, ग और य और ज और य हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं दोस्तों कि ज्ञ जो शब्द है वो ज और य के योग से बना है। तो हमारा उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? अब सघोष और घोष एक ही बात है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और सघोष या घोष का जो सूत्र है वो है 345 घोष, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब हम इस सूत्र के अनुसार चेक कर लेते हैं। ए में क और ख आ रहे हैं, यानी पहला और दूसरा, तो ये तो खारिज हो गया। बी य और र, सी त और थ, यानी त और थ कौन से आ रहे हैं? त थ पहला दूसरा, प फ पहला दूसरा,
यानी सभी में पहला दूसरा आ रहा है, य र ल व जो है वो घोष वर्ण माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हो गया बी। आगे चले। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन आपको ध्यान में रखना है, य र ल व को अंतस्थ व्यंजन और अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो विकल्प पटवारी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए श स, बी र ल, सी ट ढ और बी डी व और स। तो हमें क्या बताना है? अंतस्थ व्यंजन बताना है। तो श स तो अंतस्थ है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये ऊष्म स्वर, ऊष्म वर्ण है। और र ल, य र ल व अंतस्थ है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ट ढ तो ये तो व्यंजन है और व और स में ये ऊष्म है और ये अंतस्थ है। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प भी खारिज हो गया, तो उत्तर हमारा सही आएगा बी। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन मैं आपको बता चुकी हूं, कम 25 संस्कृत के सूत्र के अनुसार, यानी क से म। और यदि हिंदी के अनुसार चलेंगे तो च वर्ग नहीं माना जाता स्पर्श व्यंजन में, ये आप ध्यान में रखेंगे। विद्वानों के अलग अलग मत है और उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो यहां पर स्पर्श व्यंजन श, ह, ख, ग, त, थ, द, ध और हमसे क्या पूछा गया है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सीधा सा उत्तर हमारे सामने आ जाता है, ए विकल्प। श और ह स्पर्श व्यंजन में शामिल नहीं है क्योंकि केवल म तक ही स्पर्श व्यंजन में शामिल किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर हुआ ए। आगे चलें। प और फ का उच्चारण स्थान क्या है? पटवारी 2011, बैंक परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा गया। विकल्प है कंठ, तालव्य, दंत्य या ओष्ठ्य। तो प वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ्य वर्ग में आता है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारा उत्तर हुआ डी, यानी ये प और फ दोनों ही, बल्कि ब और भ भी ओष्ठ्य व्यंजन माने जाते हैं। 21वें प्रश्न पर आ गए हैं हम लोग। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष घोष व्यंजन का हमने सूत्र पढ़ा था दोस्तों, 345 होता है, यानी पहला और दूसरा जो व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का, वो क्या कहलाएगा? अघोष कहलाएगा। और इसके साथ साथ श, च और स भी अघोष माने गए हैं। इसके आधार पर हम इस प्रश्न के विकल्पों की जांच करते हैं और ये प्रश्न पूछा गया पटवारी 2011 में और ग्रेड थर्ड 2012 में। तो ए ऑप्शन है य र, बी है व ह, सी है ड ढ़ और डी है श और स। तो इसके अनुसार सही विकल्प है डी, यानी हमारा उत्तर हुआ श और स। ये तो व्यंजन है, ये अंतस्थ है, ये काकल्य है और ये भी अंतस्थ है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारा उत्तर हुआ डी। आगे चलें। अगला प्रश्न, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? पटवारी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ए च, बी य, सी घ और डी श। तो सूत्र हमारा तालु का था इचु यश तालु। तो यानी ई और च वर्ड पूरा, य और श, ये सब तालु से, इनके उच्चारण में जिह्वा तालु से टकराती है। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है क्योंकि इसमें जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण नहीं है? अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? य र ल व। पटवारी 2011, ग्रेड थर्ड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। ए है य, बी व, सी प और डी र। बहुत सरल प्रश्न है क्योंकि य, र और ल और व ये सब अंतस्थ कहलाते हैं। अब केवल प बचता है क्योंकि प कैसा है? ओष्ठ्य व्यंजन है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? फिर से अघोष व्यंजनों की बात आ गई है और यह प्रश्न पूछा गया पटवारी 2011, ग्रेड थर्ड 2012 में। और अघोष व्यंजन है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तो अघोष व्यंजन है, ये हमको बताना है। पहला विकल्प है त थ, दूसरा है न ब, तीसरा है ड ढ और चौथा है व और ह। तो बिल्कुल स्पष्ट सा उत्तर है
ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि त वर्ग का सबसे पहला वर्ण है त और थ दूसरा, तो पहला और दूसरा अघोष माने जाते हैं, तो आंसर हुआ हमारा ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है? बिहार टेट 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है झ, श, ट और ह। तो स्पर्श संघर्षी जो वर्ण माना गया, वर्ग माना गया है दोस्तों, वो है च वर्ग। और ऐसी स्थिति में च, छ, ज, झ, झ वर्ग जो है, झ वर्ण जो है वो स्पर्श संघर्षी वर्ण माना जाएगा। श, ट, ह स्पर्श संघर्षी में नहीं आते, तो आंसर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? आ, उ, ओ और औ। हमें क्या बताना है? किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है, यानी किस वर्ण के, किस स्वर के उच्चारण में मुंह बिल्कुल वृत्त बनाता है। तो आ में वृत्त नहीं बनाता, उ में वृत्त बनाता है, ओ में वृत्त बनाता है और औ में वृत्त बनाता है, यानी हमारे होठ गोल हो जाते हैं। आ में हमारे होठ गोल नहीं होते, तो यानी वृत्तमुखी स्वर नहीं है ए, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर दोस्तों वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का पश्च यानी बाद का भाग सक्रिय होता है। जिनमें अग्र भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं, और जिनमें मध्य भाग सक्रिय होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर केवल एक है, वो आपको ध्यान में रखना है, और वो है अ। तो चलिए देखते हैं विकल्प कौन से हैं, और ये प्रश्न पूछा गया बीएसटीसी 2013 में। विकल्प है ई, उ, ए और आई। तो ए और आई और ई ये सब स्वर पश्च स्वर नहीं है, केवल उ, ओ, औ ये सब पश्च स्वर माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा सही उत्तर हुआ बी। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है? ग्रेड थर्ड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए दो चीजें आपसे एक साथ पूछी गई हैं। सघोष यानी घोष वर्ण है तीसरा, चौथा और पांचवा। अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण है पहला, तीसरा और पांचवा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है? तीसरा और पांचवा कॉमन है दोनों में, इसमें भी तीसरा आ रहा है, इसमें भी तीसरा आ रहा है, इसमें भी पांचवा है, इसमें भी पांचवा है। तो दो चीजें कॉमन है, चौथा और पहला आपको हटा देना है। तो हम देखते हैं क में क्या है? पहला, यानी अल्प प्राण ये है, लेकिन सघोष नहीं है, क्योंकि तीसरा चौथा पांचवा ही सघोष है, तो ये तो हो गया गलत। अब आ रहा है द, त, थ, द, यानी तीसरा है, यानी ये घोष है, और ये अल्प प्राण भी है, यानी बी उत्तर ही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे भी देखते हैं, च, छ ये दूसरा है, त, थ, द, ध ये है चौथा। तो ऐसी स्थिति में ये तो इस कोटि में आते ही नहीं, तो हमारा उत्तर हुआ बी। यानी द वर्ण एक ऐसा वर्ण है जो घोष भी है और अल्प प्राण भी है। आगे चलें। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किसमें हुआ है? इसे एक बार फिर अच्छी तरह से आप दोस्तों समझ लेंगे। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए एक बहुत ही साधारण सा नियम है कि जो जहां पर पंचम अक्षर आएगा, उस पंचम अक्षर के वो पंचम अक्षर उस वर्ग का आएगा जिस वर्ग का अक्षर उस पंचमाक्षर के बाद आ रहा है। जैसे मैं आपको बताती हूं, मैंने आपको बताया था, जैसे ये देखिए, पहले इसी के आधार पर समझाते हैं, आपके लिए सही रहेगा। पंचांग ङ कौन से वर्ग का है? क, ख, ग, घ, ङ, और पीछे क्या आ रहा है? ग, यानी यहां पर पंचांग जो स्वर है, ङ जो स्वर है वो ग वर्ग का आएगा। अगर इसकी जगह होता च, तो च वर्ग का आता कौन सा? ञ। इसी तरह से अगर होता त वर्ग का कोई भी वर्ण तो न आता यहाँ पर। इस बात को आप कभी भूलेंगे नहीं। जो भी इस पंचमाक्षर के बाद जिस वर्ग का व्यंजन होगा उसी का पंचमाक्षर यहाँ पर लगेगा। तो अब इसके आधार पर हम ध्यान से इन शब्दों को देखते हैं। पंचांग ङ, क, ख, ग, घ, ङ आ रहा है। दूसरा, यहां पर गड़बड़ है क्योंकि पंचमाक्षर आ रहा है न वर्ग का और च वर्ग है बाद में, यानी च, छ, ज, झ, य क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए यहां पर। इसका मतलब ये गलत है। पंचान्य ये बिल्कुल गलत हो गया, यहाँ ये गलत है और ये सही है, तो ये भी खारिज हो गया।
पंचांग, तो च छ यहाँ पर च वर्ग आ रहा है, तो च वर्ग का पंचम अक्षर है ये, यानी ये बिल्कुल सही है। ग क वर्ग का पंचम अक्षर है ये, यानी यही विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इस सूत्र को आप कभी भूलेंगे नहीं। पंचांग, तो इसमें तो ये पंचमाक्षर है ही नहीं, ये तो ड़ है। ट ठ ड ढ ड़, ये ट वर्ग का आ गया, तो यहाँ ये गड़बड़ हो गई है और यहाँ ये सही है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजें कहां सही है? सी विकल्प में सही है, तो आंसर हमारा हुआ सी। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? प्रश्न में क्या पूछा गया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि गलत कथन पूछा गया है, हमें गलत कथन छांटना है। यहाँ पर पीएसआई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। ए है ध सघोष महाप्राण दंत्य है, बी ब सघोष ओष्ठ्य महाप्राण है, सी च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, डी ख कंठ्य महाप्राण अघोष है। तो हमको जांच करनी है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए हम सबसे पहले ध्यान देते हैं घोष कौन से स्वर होते हैं। घोष स्वर होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा। महाप्राण क्योंकि अल्प प्राण होते हैं 135, यानी दूसरा और चौथा होते हैं महाप्राण। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो त थ द ध चौथा आ रहा है, यानी चौथा घोष भी है, ये कथन सही है। महाप्राण भी है, ये कथन सही है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि त वर्ग पूरा का पूरा दंत्य है, तो ये कथन भी सही है। त थ द ध न सभी में दांतों को जिह्वा हमारी स्पर्श कर रही है। दूसरा कथन है ब सघोष है, प फ ब तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण यहां आ रहा है, सघोष है। ओष्ठ्य है, ये भी सही है। और महाप्राण है, यहां पर गड़बड़ हो गई क्योंकि दूसरा और चौथा महाप्राण माना गया है और प फ ब कौन सा वर्ण है अपने वर्ग का? तीसरा वर्ग। तो यहाँ ये कथन गलत हो गया, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। च अघोष तालव्य अल्पप्राण है, ईचु यश तालु हम देख चुके हैं। और च पहला वर्ण है, 135 अल्पप्राण होते हैं और अघोष होते हैं, तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प भी बिल्कुल सही है। ख कंठ्य है क्योंकि क वर्ग पूरा का पूरा कंठ्य है, महाप्राण है, अघोष है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यानी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि यही बात यहां गलत है। आगे चलते हैं। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? पीएसआई 2011, एलडीसी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? द्वित्व। द्वित्व यानी एक ही वर्ण को जब दो बार दोहराया जाता है, एक बार पूरा एक बार आधा, तो उसे द्वित्व कहते हैं। संयुक्त वर्ण और द्वित्व वर्ण में फर्क है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सच्चा च वर्ण का द्वित्व हुआ है, कुत्ता त वर्ण का द्वित्व हुआ है, बलगा इसमें एक वर्ण का द्वित्व नहीं हुआ, ये संयुक्त है। और बग्गा इसमें ग वर्ण का द्वित्व हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर हुआ सी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है किस शब्द में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बलगा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलें। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु। दोस्तों इस प्रश्न के विकल्पों को सभी को अच्छी तरह समझ लीजिए, उससे आपको वर्ण विच्छेद करने में भी सुविधा होगी। देखिए जब हम ट्रक बोलते हैं, ट्रक, तो अ की ध्वनि किस में आ रही है? ट में नहीं आ रही, बल्कि र में आ रही है। यानी इस वर्ण का ट आधा है, स्वर इसमें शामिल नहीं है, प्लस र और अ की ध्वनि आ रही है, यानी स्वर रहित र का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। ट्रक बोलकर देखेंगे जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आएगा, तो र में अ यहां पर शामिल है। दूसरा है पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण, र नहीं है, पुनः निर्माण। तो निर्माण शब्द पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। निर्माण में जब हम नी बोलते हैं तो ना में ई शामिल है, र यानी इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि निर्माण र के बाद तुरंत व्यंजन का उच्चारण हो रहा है और व्यंजन म में जो स्वर मिला हुआ है आ, उसका उच्चारण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। आगे भी देख लेते हैं। त्राटक, त्र जो है, त्र प्लस आ है, ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है, त्रा तभी बनेगा, त्र प्लस आ, यानी स्वर यहां पर भी है। शत्रु, त्र प्लस उ, तो यानी यहां भी स्वर शामिल है। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं।
उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पीएसआई 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। आरजू, खसरा, पढ़ाई और जफर हम पढ़ चुके हैं कि ड़ और ढ़ दो उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं और ये इस ध्वनि का प्रयोग केवल और केवल पढ़ाई में हुआ है, शेष कहीं भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्तों को छोड़कर पूछा गया है। संयुक्त क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 36, 44, 48 और 53। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि 11 स्वर हुए, क्योंकि व्यंजनों की जो कुल मूल संख्या है वो कितनी मानी गई है? 33। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? पीएसआई 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। हमको यह ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है और उसी के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। ल, ब, ध और ख। तो ओष्ठ्य ध्वनि है केवल ब। तो ऐसी स्थिति में ब वर्ण के उच्चारण में, ब व्यंजन के उच्चारण में हमें कठिनाई होगी। तो आंसर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न। वर्ण के कितने प्रकार हैं? आरआरबी 2005 ग्रेड थर्ड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। 1, 2, 3, 4। तो स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण माने गए हैं, यानी आंसर हमारा हुआ बी, यानी 2। आगे चलें। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण वर्णों की पहचान है 135 अल्पप्राण, तो दूसरा और चौथा। अब दूसरा और चौथा हमको देखना है कौन से में आ रहा है। तो क पहला है, क, ख, ग तीसरा है, ये पहला हो गया, ये तीसरा हो गया, क, ख ये दूसरा है और ट पहला। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? देखिए, आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ सघोष और महाप्राण जोड़ दिया गया है। आपको केवल और केवल ध्यान काकल्य व्यंजन पर केंद्रित करना है और काकल्य व्यंजन केवल एक है और वो है ह। और यहाँ विकल्प में सी में आ रहा है ह। तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो गया, इनसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि काकल्य ध्वनि केवल एक है, ह। तो आंसर हमारा हुआ सी। अगला प्रश्न। किस क्रम में विवृत स्वर है? विवृत स्वर वो स्वर होते हैं, एक बार याद दिला दूं आपको, जिनके उच्चारण में मुंह पूरी तरह से खुलता है, और संवृत इसके विपरीत होते हैं, जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, बल्कि लगभग कई बार बंद सा हो जाता है। पटवारी 2011 ग्रेड थर्ड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ई, ए, उ और आ, और सबसे ज्यादा विवृत जो स्वर है वो है आ। पूरा मुंह खुल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारा सही उत्तर हुआ डी। आगे चलें। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया। बहुत सरल सा प्रश्न है। संधि, समास, व्यंजन या मात्रा? तो उच्चारण के कालमान को मात्रा कहा जाता है। जो भी स्वर और व्यंजनों पर जो मात्राएं लगती हैं, वे उच्चारण के कालमान के आधार पर, यानी किसी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लग रहा है उसके अनुसार ही मात्राएं निर्धारित होती हैं। तो आंसर हुआ डी। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं। पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया। मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु स्वर या लघु स्वर? बहुत सरल है, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जहां दो मात्राएं लगेंगी वहां गुरु स्वर होगा, जहां एक मात्रा होती है वहां ह्रस्व स्वर होता है। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद हैं? पटवारी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। 2 अल्पप्राण महाप्राण, 2 लघु और दीर्घ, 2 घोष और अघोष, 2 विवृत और स्पृष्ट। तो देखिए, अब इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला ए, 2 अल्पप्राण और महाप्राण, क्योंकि अल्पप्राण वे स्वर होते हैं, स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में श्वास बल कम लगता है, महाप्राण जिनके उच्चारण में श्वास बल ज्यादा लगता है, यानी प्राण वायु के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। और ये श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, ये एक बाह्य प्रयत्न है। लघु और दीर्घ मात्राओं के कालमान के आधार पर है, घोष अघोष स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर है, और विवृत और स्पृष्ट आंतरिक आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप होगा,
और ये प्रश्न पूछा गया छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में। विकल्प दिए गए हैं, ए कंठ स्पर्श अघोष अल्पप्राण, बी कंठ स्पर्श सघोष अल्पप्राण, सी कंठ स्पर्श सघोष महाप्राण और डी कंठ स्पर्श अघोष और महाप्राण। अब देखते हैं कि ग व्यंजन का सही रूप किस विकल्प में बताया गया है। तो सबसे पहले ए विकल्प को देखते हैं। देखिए कंठ्य है, क्योंकि क वर्ग कंठ्य में आता है, तो ग भी, ग जो वर्ग है, ग जो व्यंजन है वो क वर्ग का है, तो कंठ्य है। और क से म तक 25 वर्ण कैसे माने गए हैं? 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन माने गए हैं, तो स्पर्श भी है। अघोष कौन सा होता है? अघोष होता है पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा की कोटि में ग व्यंजन नहीं आता, क्योंकि ग व्यंजन अपने वर्ग का तीसरा व्यंजन है। तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प गलत हो जाता है। अब बात आती है अल्पप्राण की। अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा, यानी 135। तो पहला, तीसरा, पांचवा में तीसरा वर्ण व्यंजन है ग, तो ऐसी स्थिति में ये अल्पप्राण है। लेकिन इस विकल्प में क्योंकि ये अघोष कहा गया है, इसलिए ये विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विकल्प पर आते हैं। कंठ्य स्पर्श की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। सघोष भी है, क्योंकि पहला दूसरा नहीं है, तो सघोष होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, तो तीसरा व्यंजन है ग अपने वर्ग में, तो सघोष भी है। और अल्पप्राण हम देख ही चुके हैं, यानी बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे के सी विकल्प की भी चर्चा कर लेते हैं। कंठ्य स्पर्श सही है, सघोष सही है, लेकिन महाप्राण गलत है। डी विकल्प में कंठ्य स्पर्श सही है, अघोष गलत है और महाप्राण गलत है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, तो हमारा आंसर होगा बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण वर्ण कौन से माने जाएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। और ये प्रश्न पूछा गया है ग्रेड 3 2012 आरआरबी 1997 में। विकल्प है क और ग, ठ और ढ, फ और भ और थ और च। तो देखिए क पहला, ग तीसरा, यानी यही अल्पप्राण है। दूसरा ट ठ, ये दूसरा, ड ढ, ये ट ठ ड ढ, ये चौथा, प फ दूसरा, ब भ, प फ ब भ चौथा, दूसरा चौथा है, त थ दूसरा और च छ, ये सभी दूसरे चौथे वर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। आगे चलें। व्यंजनों में बताइए कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा प्रत्येक वर्ग का महाप्राण होता है। क ख ग घ, क ख ग और क्री। तो क्री तो वैसे ही खारिज हो गया। यहाँ पर ख जो है वो है महाप्राण वर्ण, क्योंकि दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो उत्तर हमारा हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? आरआरबी परीक्षा 2007 में प्रश्न पूछा गया, य र ल व श श स क्षत्रज्ञ प फ ब भ। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन हमारी वर्णमाला में माने गए हैं। तो आंसर हुआ हमारा सी। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नासिक्य है? नासिक्य वर्ण पंचमाक्षर होता है, ञ, क्ष, छ और क्ष। और ये प्रश्न पूछा गया आरआरबी परीक्षा 2007 में। और यहाँ पर नासिक्य व्यंजन यानी पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का जो नासिक्य होता है वो केवल एक है, ये संयुक्त है। च छ ये दूसरा है और श श ये अलग है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा ए। आगे चलें। च छ ज झ य ध्वनियां क्या कहलाती हैं? कंठ्य, मूर्धन्य, तालव्य या दंतोष्ठ्य। तो इचु यश तालु हम पढ़ चुके हैं। तो च वर्ग जो है वो पूरा का पूरा तालव्य है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ग्रेड 3 2012, एलआईसी 2009, आरआरबी परीक्षा 2007 में ये प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? ओष्ठ्य नहीं है। म, प फ ब भ म ओष्ठ्य है, प ओष्ठ्य है, फ ओष्ठ्य है, च छ ज झ य ये च वर्ग का पंचमाक्षर है और च वर्ग है तालव्य। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में अयोगवाहक किसे कहा गया है? आरआरबी परीक्षा 2006 में यह प्रश्न पूछा गया। संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष और महाप्राण।
तो अयोगवाह केवल 2 माने गए हैं और उसमें से एक है विसर्ग। तो ऐसी स्थिति में बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? अनुनासिक स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें उच्चारण करते समय मुख और नासिका दोनों से श्वास निकलता है, वायु निकलती है। गांव, दांत, हंस और घंटा। तो यहाँ चंद्र बिंदु इनकी पहचान होती है अनुनासिक स्वरों की। तो यहाँ ए बी सी तीनों में चंद्र बिंदु है। आपको बहुत ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ करने की भी जरूरत नहीं है, चंद्र बिंदु से पहचान सकते हैं। डी में केवल चंद्र बिंदु नहीं है क्योंकि ये अनुस्वार है। तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प इस प्रश्न का सही। आगे चलें। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? बिहार ईएसआई परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ओ औ तालव्य, कंठोष्ठ्य, मूर्धन्य या दंतोष्ठ्य? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कंठोष्ठ्य ध्वनियां मानी गई हैं ओ और औ क्योंकि इसमें हम कंठ का भी प्रयोग करते हैं उच्चारण में और ओष्ठ भी गति करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हमारा हुआ बी। आगे चलें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। देखिए लघुत्तम इकाई अगर लिखित नहीं है तो ध्वनि, पहले भी बता चुकी। लिखित है तो वर्ण, लेकिन सार्थक शब्द भी यहां जुड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में विकल्प देखिए शब्द, वाक्य, वर्ण और उपवाक्य। तो सार्थक इकाई होगी शब्द, क्योंकि जब वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं तभी उसको सार्थकता प्राप्त होती है। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ये प्रश्न दोबारा से आया है। आरआरबी परीक्षा 1997, 2006, 2006 में पूछा गया। बीएड प्रवेश परीक्षा 2005 में भी पूछा गया। अ, आ, ई, उ और अंग, अह। यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंग, अह, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को अयोगवाह वर्ण माना गया है, जिनका मेल न स्वरों के साथ होता है और न व्यंजनों के साथ। अगला प्रश्न, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ग्रेड 3 2012 आरआरबी परीक्षा 1997 में यह प्रश्न पूछा गया। नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ तालव्य? तो ए आई जो है वो कंठ तालव्य ध्वनियां मानी जाती हैं। तो उत्तर आपका हुआ डी। अगला प्रश्न, श, श, स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आरआरबी परीक्षा 1997 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी और स्पर्श संघर्षी। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संघर्षी, क्योंकि श, श, स जो ध्वनियां हैं वो संघर्षी व्यंजन कहलाती हैं। तो हमारा उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ग्रेड 3 2012 में, बैंक की परीक्षा 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। मूल शब्द, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य? बहुत ही सरल सवाल है। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि श जो है वो क्या मानी गई है? ध्वनि किस प्रकार की है? संयुक्त ध्वनि मानी गई। अगला प्रश्न, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? ग्रेड 3 2012 और पटवारी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। श, स, य और श। तो श, स और श ये तीनों श ऊष्म माने गए हैं, केवल य ऊष्म नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, ओम को किस तरह का स्वर माना जाता है? पटवारी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के स्वर संस्कृत में माने गए हैं, लेकिन हिंदी में कुछ विद्वान ह्रस्व और दीर्घ 2 ही स्वर मानते हैं। तो उस 3 स्वर जो संस्कृत के हैं उन पर आधारित है ये प्रश्न। ओम को हमेशा प्लुत स्वर में शामिल किया जाता है, क्योंकि इसमें के उच्चारण में 3 गुना ह्रस्व से 3 गुना अधिक समय लगता है। तो ऐसी स्थिति में ए ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, घोष स्वर, दीर्घ स्वर। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिन स्वरों को उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया। समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, पश्च स्वर और अग्र स्वर। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि जिनके उच्चारण में मुंह कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहा जाता है और ज्यादा खुलता है वो विवृत कहलाते हैं। उत्तर हुआ आपका ए। अगला प्रश्न, रु वर्ण का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? मैं बार बार आपसे कह रही हूं वर्ण विच्छेद का अभ्यास अच्छी तरह से कीजिए। और ये प्रश्न पूछा गया पटवारी 2011 में और विकल्प हैं र प्लस उ, र प्लस उ, र प्लस री,
र प्लस ई। तो देखिए हमको ध्यान देना है, ये रू है छोटा रू, और अगर इसका ये जो पीछे का हिस्सा है इसको इस तरीके से लिखा जाता है तो ये होता है बड़ा, यानी इस वाले रू में र प्लस बड़ा ऊ शामिल है। लेकिन जब इस तरीके से लिखते हैं तो ये छोटा रू होता है, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि र और ऊ से मिलकर ये रू बना। यदि ये रू इस तरीके का होता जैसे रूप, इस रूप में, तो रूप तो हम उच्चारण करते हैं ऊ, तो यहां बड़ा ऊ होता, लेकिन पुरुष तो उच्चारण गुरु, गुरु, तो रू ये उच्चारण, तो यहां पर ये लघु है, र प्लस ऊ। तो इसी बात को आप ध्यान में रखेंगे, र प्लस ऊ, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में कहां स्थान मिलता है? ग्रेड थर्ड 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए ध्यान देंगे, ये वर्ण विच्छेद से ही आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं सही सही। तो आपको से पूछा क्या गया है, र किसी व्यंजन के पीछे आता है। जब व्यंजन के पीछे आएगा तो कहां उसे उच्चारण में, शब्द में स्थान मिलेगा, इस बात का प्रश्न है ये। तो ए है ऊपर, तो यहां ऊपर एक ए विकल्प है ऊपर, बी नीचे, सी मध्य में और डी प्रारंभ। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, अभी पिछले एक प्रश्न में एक आया था ट्रक, तो क्या पूछा है, किसी व्यंजन के पीछे जब आता है, तो यहां पर जो र है ट्रक, तो ट में आधा ट है, ट में स्वर शामिल नहीं है, और उसके बाद आ रहा है र, यानी व्यंजन के पीछे इस शब्द में आ रहा है र, यानी कहां स्थान मिलेगा, नीचे स्थान मिलेगा। और एक और शब्द था उस प्रश्न में, निर्माण, पुनः निर्माण। जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं निर, तो किसके बाद आ रहा है, न में क्या मिला हुआ है, न धन ई स्वर मिला हुआ है, या उसके बाद हम उच्चारण कर रहे हैं र का, यानी जब स्वर के बाद आएगा तो ऊपर स्थान मिलेगा, और जब व्यंजन के बाद आएगा तो नीचे स्थान मिलेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चलें, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? पटवारी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया, ग्रेड थर्ड 2012 में पूछा गया। विकल्प है छ, क, ख और ड। तो दोस्तों ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ग कहा गया है। तो उत्तर हमारा हुआ ए। अगला प्रश्न, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? पटवारी 2011 ग्रेड थर्ड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ट, ठ, ल और च, और ल को पार्श्विक वर्ण माना गया है, तो उत्तर हमारा हुआ ल, यानी सी। अगला प्रश्न, क, ख, ज, फ ध्वनियां किसकी है? बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में प्रश्न पूछा गया। संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिण भाषाओं की? तो दोस्तों बहुत जाहिर सी बात है, बी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, जिनको हमने आगत वर्णों के रूप में अपनी वर्णमाला में शामिल किया है। आगे चलें, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कौन से दो वर्ग बनते हैं? पटवारी 2011 में प्रश्न पूछा गया। अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, घोष, अघोष और ऊष्म और स्पर्श। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो है अघोष और सघोष। आगे चलते हैं, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श, अंतस्थ, अघोष, सघोष, ऊष्म और स्पर्श। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर एक और प्रश्न इस तरीके का आ चुका है एक परीक्षा में, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, व्यंजनों का सही क्रम है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए विकल्प है श, स, श, 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 स, श, स, श या श, श, स। तो इन तीनों का क्रम है सही, श, श, स, और उसके बाद आता है ह काकल्य ध्वनि। तो उत्तर हमारा हुआ डी। आगे चलें, कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? पूछा गया है कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। ए, उ, ई और उ। तो उ दीर्घ स्वर नहीं है, ऋस्व स्वर है। अ, ई, उ ऋस्व स्वर माने जाते हैं, और ए, उ और ई ये दीर्घ स्वर माने जाते हैं।
उच्चारण की दृष्टि से लुंठित व्यंजन कौन सा है? बीएड प्रवेश परीक्षा 2009 में ये प्रश्न पूछा गया। ल, र, ई और ढ। तो र लुंठित या प्रकंपित भी कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें जिह्वा में कंपन होता है और फिर वो बार बार स्पर्श करती है। तो उत्तर हमारा हुआ बी। आगे चलें। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? मैं आपको एक प्रश्न के दौरान बता चुकी हूं। ग्रेड सेकंड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु और डी ओष्ठ। तो अ स्वर जो है वो है कंठ। तो उत्तर हमारा हुआ ए, सॉरी बी। आगे चलें। निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? ए ऐ, ए ओ, ए उ, त और द। तो ए ऐ कंठ तालव्य स्वर माने गए हैं। हमारा उत्तर हुआ ए। आगे चलें। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? ग्रेड सेकंड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। क, च, त और प। तो त क्योंकि दंत्य है सारे व्यंजन, त वर्ग पूरा दंत्य है, तो उत्तर हमारा हुआ सी। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? एलआईसी एएओ परीक्षा 2007, आरआरबी परीक्षा 1997 में यह प्रश्न पूछा गया। कुल व्यंजनों की संख्या पूछी गई है 11, 45, 33 और 50। तो कुल मूल जो व्यंजन माने गए हैं वो हैं 33। तो हमारा उत्तर हुआ सी। आगे चलें। किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ग्रेड थर्ड 2012, पटवारी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। तो ई को उच्चारण करके देखेंगे आप कि कहां कौन सा उच्चारण स्थान है इसका। कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धा। हमने क्या पढ़ा था? ईचु यश तालु। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ग भेद में रखा जाएगा? बीएड प्रवेश परीक्षा 2012, पटवारी 2008 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया है? ल व्यंजन को किस वर्ण भेद में रखा जाता है? मूर्धन्य, वर्त्स्य, कंठ्य या दंत्य। तो ल का उच्चारण कर लीजिए। तो ल है वर्त्स्य ध्वनि। तो हमारा उत्तर हुआ बी। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड़ और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? ये इस पर आधारित प्रश्न कई बार आ चुके हैं दोस्तों। ग्रेड थर्ड 2012 और पटवारी 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। उत्क्षिप्त, पार्श्विक, लुंठित और अनुनासिक। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ड़ और ढ उत्क्षिप्त ध्वनियां मानी गई हैं। तो हमारा उत्तर आया ए। आगे चलें। किस शब्द में आई स्वर नहीं है? आरटेट 1 परीक्षा 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। वैदिक, ऐक्य, पैतृक और स्नेह। ये फिर वर्ण विच्छेद पर आधारित प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 मात्राएं हैं और यहाँ जो ए होता है उसमें ए प्लस 1 मात्रा होती है। तो यहाँ पर 2 मात्राएं शामिल होंगी। ये भी 2 मात्राएं हैं और पैतृक में 2 मात्राएं दिख ही रही हैं। लेकिन यहाँ ए पर मात्रा नहीं है, बल्कि न व्यंजन पर मात्रा है और एक मात्रा है। यानी आई स्वर किसमें नहीं है? डी विकल्प। स्नेह में नहीं है, स्नेह में केवल एक ए है। तो उत्तर हमारा हुआ डी। अगला प्रश्न। किस शब्द में री स्वर नहीं है? आरटेट लेवल सेकंड 2011 में प्रश्न पूछा गया। कृपा, कृष्ण, दृष्टि और रिवाज। बहुत सरल प्रश्न है। डी विकल्प में री स्वर का प्रयोग नहीं किया गया है। शेष तीनों में री स्वर का प्रयोग है। तो उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न। व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? ग्रेड सेकंड 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सरल प्रश्न है। ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न। निम्नांकित में महाप्राण वर्ण है। महाप्राण वर्ण कौन से होते हैं? दूसरा और चौथा। तो सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। र, ल, व और स। तो दोस्तों विकल्प देखते हैं। र, ल, व और स, इनमें से डी जो है वो महाप्राण माना गया है, यानी स को महाप्राण ध्वनि माना गया है। तो ऐसी स्थिति में उत्तर हमारा हुआ डी। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद देखिए, अब ये डायरेक्ट वर्ण विच्छेद पर सवाल आ गया है। आरटेट फर्स्ट लेवल 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। अब प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करना है तो आपको ध्यान क्या देना है? ये वर्ण आधा है, यानी इसमें स्वर शामिल नहीं है। य में य के साथ आ है,
तब या बनेगा। और स में हलंत नहीं है, इसका मतलब वो पूरा उसमें स्वर शामिल है, यानी क्या हुआ, स प्लस अ, और प आधा है तो प। अब इस तरह का विकल्प किस विकल्प में आ रहा है, प अ, यानी यहाँ ये गड़बड़ हो गई है, प य प्या स, यही विकल्प बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, प्य प्य स आ, प्य स आ बन रहा है, कोई शब्द ही नहीं है, प्य अ स अ, यहाँ भी गड़बड़ है, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप जब इस तरह का प्रश्न हल करें परीक्षा में तो आप इनको जोड़कर देख लीजिए, प नहीं, इसका हलंत रह गया है दोस्तों, यहाँ आप ध्यान देंगे, प हलंत है तो प और य मिलकर के बन रहा है प्य, और आ मिल रहा है तो प्या स बन रहा है। तो प्यास शब्द का ये सही विकल्प है, आंसर हो गया बी। आगे चलते हैं। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है, सेकंड ग्रेड 2014 में ये प्रश्न पूछा गया, ङ, ड़, न, य, म, यानी प्रत्येक वर्ग की जो अनुनासिक ध्वनियां है यानी पंचमाक्षर है वो आपको ध्यान में रखना है। क, ख, ग, घ, ङ, तो ये सही है। ट, ठ, ड, ढ, क, च, ट, त, प वर्गों का क्रम है, लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर ट वर्ग का पंचमाक्षर आ रहा है तो ये विकल्प गलत हो गया। यहाँ ये सही है, च का च, छ, ज, ज, य, क, च, ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हो गया बी। आगे चलें। अनुनासिक का संबंध होता है, स्टेनो 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख से, या इनमें से कोई भी। श्वास नाक और मुख दोनों से निकलती है अनुनासिक में, तो इसलिए उत्तर हुआ सी, यानी आंसर। आगे चलें। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही नहीं है। अ कंठ ध्वनि है, सही है। आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है। ई मूल स्वर है, ये भी सही है। ई संयुक्त स्वर है, ये गलत है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, पीटेट 2021 में यह प्रश्न पूछा गया, श, आ, अह और क। तो बहुत सरल है, इस तरह का प्रश्न पहले भी आ चुका है, आंसर हो गया ए। आगे चलें। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य हैं, और दंत्य कौन सा वर्ग होता है, त वर्ग दंत्य होता है। त, थ, श, त, द, श, द, ध, ह और त, थ, स। दोस्तों ये जो स है इसको भी दंत्य ध्वनि कहा जाता है, तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है, एक बार वापस ध्यान देंगे, किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य तीन वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है। त, थ और स, ये तीनों दंत्य ध्वनियां हो गई। श विकल्प हमारे सामने है, तो उत्तर हमारा हुआ स, यानी सी। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है, सेकंड ग्रेड 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। क वर्ग, ह तथा अ, आ कंठ वर्ण माने गए हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। र और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, हमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ये कथन यानी र और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। च वर्ग को कुछ लोग स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर अघोष हैं, ये कथन गलत है क्योंकि समस्त स्वर हैं घोष। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, यानी इसको मिटा दिया जाए और यहां पर राइट लगा दिया जाए और यहां लिख दिया जाए आंसर बी। और क, ह और अ, आ ये कंठ वर्ण है, ये भी सही है, तो उत्तर हमारा हुआ बी। आगे चलें। इनमें से कौन सा कथन गलत है, सेकंड ग्रेड 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। अ कंठ ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, उ ओष्ठ ध्वनि है और क स्पर्श व्यंजन है। क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, यानी ये सही है। उ ओष्ठ है, ये भी सही है। स्वर अघोष ध्वनियां, यानी पिछले प्रश्न के समान ही प्रश्न इसमें भी पूछा गया है, स्वर घोष होते हैं। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ये कथन गलत है। अकंठ ध्वनि है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। आगे चलें। इनमें
स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? किससे संबंधित? स्वरों से संबंधित। सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं। सही है। उ ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है। सही है। ओ औ मूल स्वर है। गलत है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। हालांकि संस्कृत में इसके तीन भेद भी माने गए हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ प्रश्न में विकल्प में दिए गए हैं दो भेद, तो हमें ह्रस्व और दीर्घ को ही ध्यान में रखकर अपने सही उत्तर का चयन करना है। यानी ये भी सही है, तो उत्तर हमारा हुआ सी। आगे चले। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? और ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में। थ देखिए, क से लेकर म तक जो है वो स्पर्श व्यंजन है। जो क से म के बाहर का है वही हमारा सही उत्तर है। थ च फ ख घ झ ध प क ठ द भ ग ज य ब। यहाँ य आ गया है, तो ये य स्पर्श व्यंजन नहीं है, यानी विकल्प हुआ आंसर डी सही उत्तर। आगे चलें। ढ का उच्चारण स्थान है रीट लेवल 1 2018 में ये प्रश्न पूछा गया। कंठ, तालु, मूर्धा और दंत, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ढ में जिह्वा आप उच्चारण करके देखिए, मूर्धा को स्पर्श करती है, तो हमारा सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य है? और मूर्धन्य का सूत्र था ऋतु रश मूर्धा। सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा 2019 में ये प्रश्न पूछा गया। ए है ठ, ड़, घ और ध। मूर्धन्य स्वर किस विकल्प में है? ये प्रश्न पूछा गया है। र, ड, श और ट, ढ, श और फ, ऋ, ण, रि, ढ और झ। तो ऋतु रश के आधार पर ऋतु रश मूर्धा। तो हम देखते हैं कि किसमें ट वर्ण का स्वर ट वर्ण का व्यंजन आना चाहिए, र आए, श आए या री आए। तो देखिए, र है, ट ठ ड ये है, श है और ये ट है। तो इसका मतलब है हमारा सही उत्तर होगा आंसर बी। और यहाँ पर ये प वर्ग आ गया, बाकी सब फिर भी ठीक है। ये उत्क्षिप्त आ गया, इसमें भी गड़बड़ है, झ आ गया, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा बी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 95-96 प्रश्नों पर गहरी बातचीत की। उम्मीद करती हूं कि ये सत्र आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।